हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार यादव एक बार आज फिर आपके सामने। जैसा कि हमने इससे पहले 3 वीडियो पे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा और उसमें भी हमने भारत में पुर्तगालियों के आगमन, भारत में डचों के आगमन और भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में पढ़ा। अब हम अंग्रेज़ों के बाद चर्चा करते हैं कि भारत में कौन आए। तो आपको बता दूं, अब जो अंग्रेज़ों के बाद आते हैं ये कुछ शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ छोटे समय छोटे कार्यकाल के लिए आते हैं, लेकिन ये कंपनी भले ही छोटी है लेकिन हमें प्रतियोगिता के मतलब कि भाई जो हमारी आज की डेट में जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं तो उसमें कई बार ऐसा करता है कि जो एग्जामिनर होता है वो किसी बड़े चैप्टर को ना उठाकर एक केवल छोटे से चैप्टर को उठाकर क्वेश्चन पूछ लेता है और आमतौर पर बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि वो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ते हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो हम जो चर्चा करेंगे अब वो चर्चा करेंगे कि भारत में आए कौन। तो आपको बता दूं, अब जो भारत में आ रहे हैं वो हैं डैन या डेनिस। ठीक है, ये कौन होते हैं? तो आपको बता दूं, डैन या डेनिस का तात्पर्य है कि ये जो आए हैं ये आए हैं डेनमार्क से, और आपको बता दूं डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, तो डैन या डेनिस कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। आपको बता दूं ये जो आते हैं भारत में 1616 में आते हैं, और जब ये भारत में आते हैं तो अपनी ये पहली कोठी, जिसे हम पहली फैक्ट्री भी कहते हैं या कह सकते हैं, ये जो लगाते हैं वो लगाते हैं आपके। देखिए, थोड़ी सी एक चर्चा मैं बताता हूँ आपको डेनमार्क के बारे पे कि डेनमार्क वर्तमान समय में यदि मैं बात करूँ तो वर्तमान समय में ये दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में शामिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो 1616 में आते हैं और आपको बता दूँ ये आकर पहली अपनी जो कोठी लगाते हैं ये लगाते हैं तंजौर के ट्रावनकोर में। ठीक है ना। आपको बता दूं ये जो तंजौर है ये वर्तमान में तंजावुर यानी कि ये तमिलनाडु में मौजूद है। ठीक है ना। और इसके बाद ये अपनी दूसरी कोठी लगाते हैं सीरमपुर में, जो कि आपको बता दूं ये पड़ती कहां पर है? आपके बंगाल में। ठीक है ना। इसके बाद में छुटपुट व्यापार करते हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये 1745 में अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेच देते हैं। ठीक है, और ये वापस कहाँ चले जाते हैं? फिर से अपने देश मतलब डेनमार्क पर। ठीक है ना। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ठीक है। देखिए, कई बार आपको बता दूं एक सीरीज पूछी जाती है कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई, तो मैं एक सीरीज आपको बता देता हूं कि आपको कैसे इसको पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो आए वो कौन है? हमारे पुर्तगाल 1498 में। इसके बाद में जो आए वो है हमारे डच 1595 में, कहीं कहीं ये 96 भी लिखा हुआ है। फिर आते हैं हमारे कौन? अंग्रेज। आपको बता दूं ये आते हैं 1600 में। फिर आते हैं हमारे कौन, जो अभी हमने पढ़ा डैन के बारे में, 1616 में। अब इसके बाद में जो आएंगे वो कौन है? हमारे फ्रांसीसी, ये 1664 में आते हैं। इसके बाद में आपको बता दूं एक और कंपनी आती है जो कि स्वीडिश कंपनी कहलाती है, जो कि 1731 में भारत आती है। इसके बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत शॉर्ट है, इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो किया है चीन के साथ। यानी ये कि ये क्या है, जो स्वीडिश कंपनी है किसके साथ व्यापार करती है? अधिकांश तौर पर चीन के साथ में। बाकी ये सारी कंपनियाँ कहाँ पर व्यापार करेंगी? भारत में। ठीक है ना। ये जो कंपनियां हैं ये पूरी तरीके से कहाँ पर व्यापार करेंगी? अधिकांश तौर पर भारत में। केवल स्वीडिश कंपनी जो आती है वो कहाँ पर व्यापार करेगी? आपकी चीन के बारे में। ठीक है ना। तो ये सीरीज आपको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं, हमने भी डैन के बारे में चर्चा कर लिया है, अब हम चर्चा करेंगे भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में। ठीक है ना। आपको बता दूं, जब कभी भी आप फ्रांसीसी शब्द सुनते हैं तो बहुत साफ साफ आपको क्लियर समझ में आता है कि फ्रांसीसी का तात्पर्य है सीधे सीधे कहाँ से? फ्रांस से। इसका मतलब ये कंपनी कहाँ से आ रही है? आपकी फ्रांस से आ रही है। देखिए क्या है, फ्रांसीसी कंपनियों के भारत में आने से पहले की यदि मैं चर्चा करूँ, मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक मैप बना देता हूँ। देखिए, क्योंकि मैं हूबहू तो नहीं बना पाऊँगा, एक सांकेतिक रूप से आपको समझने के लिए मैप बना देता हूँ। जब फ्रांसीसी कंपनी भारत आएगी इससे पहले आपको बता दूँ ये सूरत है, यहाँ पर अंग्रेज बैठे हुए हैं। एक बात चर्चा पे, यहाँ पे पुलिकट है,
तो यहाँ पर आपको बता दूँ डच बैठे हुए हैं। ये हिंद महासागर का जो समय है, यहाँ पे जो हिंद महासागर है और भी जो हिस्से हैं, यहाँ पर आपको बता दूँ कौन बैठे हुए हैं, पुर्तगाली बैठे हुए हैं, है कि नहीं। मतलब अभी ऑलरेडी कंपनियाँ ये मौजूद हैं। अब इनके बाद में कौन आएगी भारत में, फ्रांसीसी। देखिए आपको बता दूं फ्रांसीसी कंपनियों के आने के पहले भारत में डच भी है, पुर्तगाल भी हैं और अंग्रेज भी हैं और ये अपना व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं हम 1664 की। 1664 में फ्रांस में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है आपका लुई 14वां। मैं यहाँ पर अंकों पे लिख दे रहा हूँ, ये अगर देखा जाए तो कौन है आपके लुई 14वें। इनका एक मंत्री हुआ है करता था जिसका नाम है आपका कोलवर्ट, ठीक है। इस कोलवर्ट ने अपने महाराज को मतलब लुई 14वें को सलाह दी कि महाराज हमारे सारे पड़ोसी देश तो भारत जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लुई 14वें को इनकी सलाह पसंद आई कि भाई चलो ठीक है, जब सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने 1664 में एक कंपनी बनाई, द कंपनी इंड ओरिएंटल। यानी जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है, द कंपनी इंड ओरिएंटल, कब बनी, 1664 में। किसके माध्यम से बनी, लुई 14वें, क्योंकि ये वहाँ के कौन है, फ्रांस के शासक हैं। और सलाह किसने दिया, उनके मंत्री कोलवर्ट ने, ठीक है। अब आपको बता दूं जब ये कंपनी बनी, अब ये कंपनी क्या कर रही है भाई, अब कंपनी है भारत की ओर आएगी। आपको बता दूं भारत में आने से पहले ये कंपनी मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के पास में पड़ता है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर अपने उपनिवेश या फिर आप कहें इसे व्यापार करने लगती है। ये कंपनी जो भारत आती है, ये आती है आपको बता दूं 1667 में। और आपको बता दूं जब ये कंपनी भारत आती है तो आती है ये फ्रांसिस्को कैरो, इस कंपनी का जो डायरेक्टर रहता है इसके नेतृत्व में आती है, ठीक है ना। आपको एक और चर्चा करके बता दूं, ये जो कंपनी है फ्रांसीसी कंपनी, ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी। देखिए पुर्तगाल आते हैं, प्राइवेट कंपनी है, डच आते हैं, प्राइवेट कंपनी है, अंग्रेज आते हैं, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो फ्रांसीसी कंपनी है पूरी तरह से कैसी कंपनी है, आपकी सरकारी कंपनी है। और जब ये 1667 में भारत में आती है तो किसके नेतृत्व में आती है, आपके फ्रांसिस्को कैरो के नेतृत्व में। और इसके साथ में आपको बता दूं एक और ईरानी व्यक्ति है जो भारत में आता है, इसका नाम है आपका मरकारा। ये एक व्यापारी है, फ्रांसिस्को कैरो एक ईरानी व्यापारी मरकारा के साथ भारत आता है। और जब ये भारत आते हैं तो भारत में आते से ही 1668 में अपनी पहली कोठी लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, सूरत में। तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ पे लगी, 1668 में, सूरत में। आपको बता दूं सूरत उस जमाने में बेहद प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए, आज भी बेहद प्रसिद्ध है वस्त्रों के कारोबार के लिए। इसलिए तो सभी कंपनी आ रही ना। जब फ्रांसीसी कंपनी जब सूरत पहुंची तो इससे पहले यहाँ डच भी मौजूद है, पुर्तगाल भी मौजूद है, अंग्रेज भी मौजूद हैं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है इन पे मनमुटाव होगा। क्योंकि पहले से ये तीनों कंपनियां मौजूद थी तो फ्रांसीसी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फ्रांसीसियों ने सोचा कि अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ा जाए। तो आपको बता दूं अब फ्रांसीसी पहुंचते हैं गोलकुंडा और गोलकुंडा के शासक से ये निवेदन करते हैं कि सरकार आपने डचों को मौका दिया, अंग्रेजों को मौका दिया, पुर्तगालियों को भी मौका दिया, आप हमें भी मौका दीजिए व्यापार करने का। तो जो गोलकुंडा का जो शासक होता है ये क्या करते हैं 1669 में, मतलब इन्हें मौका देते हैं व्यापार करने के लिए। तो जो फ्रांसीसी कंपनी होती है वो 1669 में मसूलीपट्टनम में, आपको पता है वर्तमान में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है, इस मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोठी लगाती है और वहाँ से अपना क्या करती है, व्यापार को चालू करती है, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं मसूलीपट्टनम में भी आपने पढ़ा होगा कि डच हैं, अंग्रेज हैं, फिर से यहाँ पर इनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। इस बीच में क्या होता है कि फ्रांसीसियों से एक गलती हो जाती है। वो गलती ये होती है कि एक फ्रांसीसी कैप्टन रहते हैं दी लाहे, ठीक है ना। 1672 में कंपनी से गलती हो जाती है कि इनके एक अधिकारी होते हैं दी लाहे। ये क्या करते हैं, मद्रास के निकट एक सेंट थोमे करके जगह है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, ठीक है। और इस पे यहाँ पे क्या करते हैं, दी लाहे 1672 में मद्रास के निकट सेंट थोमे पर हमला करते हैं और इसमें अपना कब्जा कर लेते हैं। जब ये बात डचों को पता चलती है तो डच दौड़े दौड़े जाते हैं गोलकुंडा के शासक के पास में और उनसे कहते हैं कि हुजूर आपने तो इन्हें व्यापार करने के लिए कहा था, लेकिन अब ये तो हमला भी करने लगे हैं। जैसे ही गोलकुंडा के शासक को ये पता चलता है
उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत, आपको बता दूं 1672 की ही बात है, जो गोलकुंडा के शासक हैं और जो डच हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फ्रांसीसियों पर हमला कर देते हैं और जो ये सेंट थोमे यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। अब सेंट थोमे पर कब्जा तो करते ही करते हैं, इसके अलावा आपको बता दूं ये दोनों मसूलीपट्टनम पर भी हमला कर देते हैं और आपको बताते हैं फ्रांसीसियों को मसूलीपट्टनम से भागना पड़ता है। मतलब जो फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी है मसूलीपट्टनम, अब वो उनके हाथों पे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फ्रांसीसियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। जब ये बात फ्रांसीसी मतलब फ्रांस पहुंचती है तो फ्रांस के राजा सोचते हैं यार ऐसे में तो कुछ नहीं बन पाएगा, कोई काम ही नहीं चल पाएगा। तब फ्रांस के राजा, आपको बता दूं, एक शख्स हैं जिन्हें 1673 में भारत पहुंचाते हैं और इनका नाम है, आपको बता दूं, फ्रांसीसी मार्टिन। मतलब अब फ्रांसीसी कंपनी का अगला डायरेक्टर 1673 में कौन बनकर आता है, फ्रांसीसी मार्टिन। इनके साथ में एक अन्य शख्स आते हैं जिनका नाम है बेलांग लिस्पने। ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, फ्रांसीसी मार्टिन। इनके साथ एक अन्य शख्स कौन आ रहे हैं, बेलांग लिस्पने। ठीक है ना। आपको बता दूं फ्रांसीसी मार्टिन को फ्रांस का भारत में संस्थापक माना जाता है। मतलब फ्रांसीसियों का भारत में संस्थापक। यदि माना, यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के किसी ने पैर जमाए तो वो कौन थे, आपके फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है ना। और इनके साथ में कौन आ रहे हैं, आपके बेलांग लिस्पने। अब आपको बता दूं ये जो फ्रांसिस मार्टिन होते हैं ये क्या करते हैं भाई, इन्होंने कहा यार अब व्यापार को प्रारंभ किया जाए, तो ये बालीकोंडपुर है वहाँ के सूबेदार के पास जाते हैं। ठीक है ना। किनके पास जा रहे हैं, ये बालीकोंडपुरम के सूबेदार हैं, उनके पास जाते हैं और उनका नाम है सूबेदार का शेर खां लोधी। ठीक है। ये इनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आप हमें व्यापार करने के लिए कोई जगह दीजिए। तो आपको बता दूं शेर खां लोधी इन्हें एक पुडुचेरी करके गांव होता है, ये इन्हें क्या कहते हैं कि भैया जाइए यहाँ पर व्यापार करिए। तो फ्रांसिस जो मार्टिन होता है इस पुडुचेरी में 1674 में पौंडीचेरी, आपने नाम सुना होगा, इस नगर की स्थापना करता है। ठीक है ना। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए कि पौंडीचेरी का संस्थापक कौन है तो वो कौन है, आपका फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है ना। फ्रांसिस मार्टिन ने क्या बसाया 1674 में, पौंडीचेरी। ठीक है ना, जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है आज की डेट में, पुडुचेरी। बोलते कि नहीं बोलते हम लोग, पुडुचेरी बोलते ना, पहले क्या था, पौंडीचेरी था। आपको बता दूं ये जो पौंडीचेरी है ये 1954 तक फ्रांसीसियों के अधीन रहा है। ठीक है ना। भारत सरकार ने 1954 को इसे आज़ाद कराया है फ्रांसीसियों से। ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने देखा है कि भारत में जो सबसे आखिरी में आज़ाद होता है वो कौन है, हमारा गोवा होता कि नहीं होता। आपको बता दूं इस गोवा को जीतने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया, तो किसके लिए चलाया गया, आपका गोवा के लिए। ठीक है। और जो पौंडीचेरी कब आज़ाद होता है फ्रांसीसियों से, 1954 पे। और आपको बता दूं जो पौंडीचेरी इसकी स्थापना किसने करी है, फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है। एक और बात चर्चा करते हैं आपको, जब फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को बसाया तो आपको बता दूं यहीं पर फ्रांसिस मार्टिन ने एक किला भी बनाया जिसका नाम है आपका फोर्ट लुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जाएगा, पूछते हैं आमतौर पर। ठीक है ना। क्या किला बनाया, एक फोर्ट लुई करके किला बनाया। कब बना, 1674 में। कहाँ पर बनाई, पौंडीचेरी पे। किसने बनाया, फ्रांसिस मार्टिन ने। और आपको बता दूं यही पौंडीचेरी आगे चलकर पुर्तगालियों का, अगर मैं कहूँ तो, मुख्यालय हुआ। ठीक है ना। यही पौंडीचेरी आगे चलकर क्या बन गया, आपका फ्रांसीसियों का मुख्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय क्या है, आपका पौंडीचेरी। ठीक है ना। अब आपको बता दें इसके बाद में अब फ्रांसीसी सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने व्यापार के दायरे को और आगे बढ़ाएं। तो अब फ्रांसीसी आते हैं आपके बंगाल पे। ठीक है ना। और आपको बता दूं ये क्या करते हैं, बंगाल में सूबेदार होता है
शाइस्ता खां इससे निवेदन करते हैं कि सर आप हमें क्या करिए, व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो शाइस्ता खां बोलता ठीक है भैया, एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक जगह देता हूँ और जगह का नाम है आपका क्या, चंद्रनगर, ठीक है। और यहाँ पर ये अपनी कोठी बनाते हैं। ये बात है आपकी 1690-92 के समय की। तो फ्रांसीसी अब कहाँ आ गए हैं आपके, बंगाल में। और बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां इन्हें क्या बोलता है कि आप लीजिए चंद्रनगर और यहाँ पर अपनी कोठी बनाइए। तो कब बनाते हैं, 1690 से 92 के बीच में। अब आपको पता है बंगाल में भी डच है, पुर्तगाल है, अंग्रेज है। यहाँ पर फिर इन पे मनमुटाव होता है और आखिरकार 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों पर हमला बोल दिया और हमला बोलते ही इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी जो कि फ्रांसीसियों का क्या है, मुख्यालय है, कब्जा कर लिया। आखिरकार ये होता है कि 1697 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1697 में एक संधि होती है जिसका नाम है रिजविक की संधि। इस संधि के तहत ही जो पौंडीचेरी है वो वापस फ्रांसीसियों को मिलता है। आपको बता दूं, ये जब डच पौंडीचेरी पे कब्जा करते हैं तो ये 5 या 6 वर्ष, क्योंकि कहीं कहीं 5 लिखा, कहीं कहीं 6 वर्ष लिखा, इतने साल तक पौंडीचेरी में कब्जा रहता डचों का। फिर उसके बाद में जब 1697 में जब रिजविक की संधि होती है, इस संधि के तहत ही डचों ने पौंडीचेरी किसको लौटा दिया, फ्रांसीसियों को लौटा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में और चर्चा करें तो आपको बता दूं 1724 में फ्रांसीसी माहे में अपनी बस्ती बसाते हैं। फिर 1739 में कराईकल में अपनी बस्ती बसाते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं कराईकल यदि बात करें तो ये तमिलनाडु में आता है और माहे की यदि मैं बात करूं तो ये कहाँ पर आता है आपका, केरल में आता है। कई बार हमें स्थान भी याद करने पड़ते हैं कि ये किस राज्य में आते हैं या किस राज्य में नहीं आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके बाद में जब रिजविक की संधि हो गई तो इसके बाद में 1724 में क्या करते हैं, फ्रांसीसी माहे में अपनी बस्ती बसाते हैं और 1739 में कहाँ पर अपनी बस्ती बसाते हैं, कराईकल में अपनी बस्ती बसाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रांसीसी व्यापार तो करने लगते हैं, लेकिन अब जो है पुर्तगाल और डच उनका ढलान होता है और अंग्रेजों का उठान होता है। मतलब अब अंग्रेज तेजी से तरक्की करते हैं और आखिरकार फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों आपस में टकराते हैं, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा है कि इनके बाद ही केवल कौन बचता है, अंग्रेज बचता है और फ्रांसीसी भी हार जाते हैं और उन्हें भी देश छोड़कर मतलब जाना ही पड़ता है। केवल कुछ ही छोटे मोटे इलाकों में फ्रांसीसी व्यापार करते हैं। तो आपको बताता हूँ जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेजों के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया हमने भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे पे, लेकिन आपको बता दें अब जो है फ्रांसीसियों की जो टकराहट है वो अंग्रेजों के साथ होती है और बार बार होती है। और ये तीन इतिहास में 3 प्रमुख ऐसे युद्ध हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं और रखे जाएंगे। इन युद्धों के बाद ही भारत में अंग्रेज अब पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 युद्धों में फ्रांसीसी अपना सब कुछ खो देते हैं और इन 3 युद्धों को हम भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दूं ये जो 3 युद्ध होते हैं जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना। तो जो पहला होता है वो होता है 1746 से 1748 तक। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो होता है आपका 1749 से लेकर 1754 तक। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है ये होता है आपका 1756 से लेकर 1773 तक, ठीक है ना। इन 3 युद्धों के बारे में हमें पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये जो मेरा अगला वीडियो होगा इसमें मैं आपको इन कर्नाटक युद्ध के बारे में डीप और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।